Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Wasim Beg again here with you all from DPSC Faisalabad. Computer Science second year ICS बुक हमने स्टार्ट की हुई है. चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस कंटिन्यू है. आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 3 है. लेट्स स्टार्ट. थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू देखते हैं जिसमें हमने डेटा मॉडलिंग के ऊपर डिटेल डिस्कशन की और उसमें हमने एंटिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स को देखा, एट्रीब्यूट्स को हमने देखा, फिर हमने डिफरेंट टाइप के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको स्टडी किया, फिर हमने कार्डिनलिटी और मोडेलिटी को देखा. तो एंटिटी मीन एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू कीप और रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन. हर एंटिटी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और एंटिटीज़ के आपस में रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा उन रिलेशनशिप की डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी, रिकर्सिव और नन. और वो रिलेशनशिप ऑप्शनल या मैंडेटरी हो सकता है जिसको हम मॉडलिटी में डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. डेटाबेस डिज़ाइन. The major objective of database design is to map the conceptual data model to an implementation model that a particular DBMS can process with performance that is acceptable to all users throughout the organization. In today's compatible economy, database users require information that is complete and up to date, and they expect to be able to access this information quickly and easily. तो जो डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस है ये क्या है कि अब हम जो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है उससे हम अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं. कंसेप्चुअल डेटा मॉडल से इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की तरफ जा रहे हैं. हमारे पास जो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल था जो हमने पीछे डिस्कस किया, अब उसको हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन जौन सी है वो अपना डेटा जौन सा है वो उसमें रिकॉर्ड कर सके. तो एक्चुअली अब जो हम टॉपिक स्टडी करने लगे हैं वो ये है कि जो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है उसको हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कैसे लेके जाएंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ताकि उसमें डेटा जौन सा वो फीड हो सके. डायग्राम एक आपके सामने है, ज़रा इसको आप देखें. फॉलोइंग इज द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस. ये सारी स्टेजेस आपने जहन में रखनी है. नंबर 1 प्लानिंग. एंटरप्राइज डेटा मॉडल का यहाँ पे कंसेप्ट हम लेंगे, फिर उसके बाद एनालिसिस, फिर कंसेप्चुअल डेटा मॉडल बनेगा जिसमें लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन को स्टडी किया जाएगा. उसके बाद टेक्नोलॉजी मॉडल जो सा वो यानी कंप्यूटर की मदद से जो मॉडल है वो सामने आएगा जिसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेटाबेस की और डेटाबेस रिपोजिटरीज की बात होगी. तो ये 3 जो स्टेजेस हैं. एंटरप्राइज डेटा मॉडल मीन के वो डेटा मॉडल जो एंटरप्राइज के पास मौजूद है उसका कंप्यूटर से कोई तल्लुक नहीं है या पॉसिबल है कि वो कंप्यूटर के ऊपर ही मौजूद हो, लेकिन हम उसको लेकर चलेंगे और एनालिसिस करेंगे. तो सबसे पहले प्लानिंग, फिर एनालिसिस, फिर लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिर फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट पे डेटाबेस रिपोजिटरीज. तो जो एंटरप्राइज डेटा मॉडल है वो कंसेप्चुअल मॉडल की तरफ जाएगा और कंसेप्चुअल मॉडल फिर टेक्नोलॉजी मॉडल की तरफ जाएगा. और जो टेक्नोलॉजी मॉडल है ये वो मॉडल है जो हम कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे. कंसेप्चुअल या लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मैपिंग द कंसेप्चुअल डेटा मॉडल्स फ्रॉम एनालिसिस टू स्ट्रक्चर्स दैट आर स्पेसिफिक टू द टारगेट DBMS. If the target environment is the relational DBMS, then the conceptual data models are mapped to normalized relations. तो ये ध्यान में रखें कि अगर तो सिंपल DBMS है तो फिर हम डायरेक्टली कंसेप्चुअल मॉडल को फिज़िकल मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे.
लेकिन अगर आपकी जो टारगेट आपका है वो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल डीबीएमएस है, तो फिर आपको अपने डेटा को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे, डेटा नॉर्मलाइजेशन। फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ लॉजिकल डिज़ाइन प्रोसेस। कंसेप्चुअल डेटा मॉडल ER डायग्राम जो हमने बनाई थी उसको देखते हैं। इसमें हम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम रिलेशंस को मर्ज करते हैं और रिलेशंस को हम नॉर्मलाइज करते हैं। तो इससे आपके पास लॉजिकल डेटा मॉडल बनता है जो नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस है। यानी 4 स्टेजेस से आपने अपने मॉडल को गुजारना है। नंबर 1 रिप्रेजेंट एंटिटीज़, नंबर 2 रिप्रेजेंट relationships, number 3 merge the relations, and number 4 normalize the relations। ये 4 स्टेजेस से गुजरने के बाद आपकी जो आपका कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है जो लॉजिकल से वो फिजिकल की तरफ सफ़र शुरू करेगा। 4 स्टेजेस कौन कौन सी? रिप्रेजेंट एंटिटीज, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, मर्ज द रिलेशंस एंड नॉर्मलाइज द रिलेशंस। इनको वन बाय वन हम देखते हैं। रिप्रेजेंट एंटिटीज, ईच एंटिटी टाइप इन द ER डायग्राम, entity relationship diagram, is represented as a relation in the relational view or data model. The identifier of the entity type becomes the primary key of the relation and other attributes of the entity type become non-key attribute of the relation। तो अगर फॉर एग्जांपल आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें कि ये क्या है, रिप्रेजेंट एंटिटी, तो मिसाल के तौर पे आपने टीचर एंटिटी, अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं टीचर एंटिटी, तो इसमें हम टीचर को एक कोड दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको कहेंगे एम्प नंबर। अब ये जो एम्प नंबर है इसको हम प्राइमरी की डिफाइन कर देंगे, PK प्राइमरी की। प्राइमरी की के 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, ध्यान में रखें हमेशा कि प्राइमरी की में 2 खूबियाँ होती हैं। नंबर 1 ये यूनिक होती है और नंबर 2 ये नॉट नल। यानी नंबर 1 तो ये यूनिक होगी, डुप्लीकेट नहीं होगी। एम्प्लाई नंबर जो आप असाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 205 एम्प्लाई नंबर असाइन कर दिया है, अब ये सिर्फ इसी एम्प्लाई को असाइन होगा, ये किसी और को असाइन नहीं होगा। तो आप क्या लेंगे, ओनली वंस। इसको हम कहते हैं यूनिक। और नॉट नल का मतलब है कि इस वाले कॉलम को, यानी एम नंबर के कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते, इसमें आपने कुछ ना कुछ लिखना है, और जो लिखना है वो डुप्लीकेट ना हो, इसलिए इसको यूनिक कहा गया। यानी लिखना है तो लाजमी लिखना है, और जो लिखना है वो डुप्लीकेट ना हो। लिखना लाजमी है लेकिन जो लिखना है वो डुप्लीकेट ना हो, और इसको हम कहेंगे प्राइमरी की। तो हर एंटिटी का एक एट्रीब्यूट हमने प्राइमरी की डिफाइन करना होता है, ये चीज़ ध्यान में रखें। एवरी एंटिटी मस्ट हैव अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट। बाकी सारे के सारे जो उसका नेम है फॉर एग्जांपल, या उसका CNIC नंबर है, या उसका एड्रेस है, ये जितने उसके एट्रीब्यूट्स हैं, सैलरी फलां फलां, वो उनको हम कहेंगे नॉन की एट्रीब्यूट्स, नॉन की। और ये वाला जो एक है जिसकी बेस पे ये एंटिटी शनाख्त होगी, इसके रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको हम कहेंगे PK और प्राइमरी की। प्राइमरी की, PK और प्राइमरी की। Each entity type in the diagram is represented as a relation in the relational view or data model. The identifier of the entity type becomes the primary key. अब वो जो हमने एम्प नंबर उसको एक कोड दिया, वो उसकी प्राइमरी की है जिसको हम आइडेंटिफायर भी कहेंगे, जो आइडेंटिफाई करेगा। एंड अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी, जैसे उसका नेम है, एड्रेस वगैरह है, वो नॉन की एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। फिर हम रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ईच रिलेशनशिप इन एन ER डायग्राम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द रिलेशनल मॉडल
It depends on its nature. For example, in some cases we represent a relationship by making the primary key of one relation or a foreign key of another relation. In the other cases we create a separate relation to represent a relationship. तो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं कि जैसे आपके पास एक पेरेंट टेबल है, पेरेंट टेबल, और इसको फॉर एग्जांपल आप कह लेते हैं T1 टेबल 1, और एक आपके पास T2 है टेबल 2, और जो टेबल 2 है उसमें एक कॉलम, अब क्योंकि ये पेरेंट टेबल है, ये वाला चाइल्ड टेबल है, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक शख्स का नाम लिखते हैं नवाज, और अब इस टेबल T2 में आपने उसके बच्चे लिखने हैं, उनके नाम इंदराज करना आपने 1 2 3, चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2, चाइल्ड नंबर 3। तो अब इस T1 को आपने T2 के साथ लिंक करना है, ये T1 को T2 के साथ लिंक करना है। तो 1 रिकॉर्ड इधर और 0 रिकॉर्ड इधर। 0 मीन मैनी, 1 मीन 1, 0 मीन मैनी। तो एक शख्स के कई बच्चे हो सकते हैं, और यहाँ पे जो प्राइमरी की है कॉलम इस वाले टेबल का, वो यहाँ पे फॉरेन की बनेगा। तो प्राइमरी की का लिंक फॉरेन की से होगा, यानी जब तक यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आता, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आएगा। आप यहाँ पे बच्चे ऐड नहीं कर सकते जब तक सबसे पहले उनका फादर जो सा उसका डेटा फीड ना करें। तो ये प्राइमरी की होगी, ये वाली फॉरेन की होगी। ये वीडियो है, इसको बार बार देखें ताकि आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर हों। फिर मर्ज द रिलेशंस। अब जब आप रिलेशनशिप्स बनाएंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत से रिलेशनशिप्स हैं जो डुप्लीकेट आ रहे हैं, और इसके लिए वर्ड यूज होता है रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन। In some cases there may be redundant relations, that is 2 or more relations that describe the same entity type. They must be merged to remove the redundancy. This process is also known as view integration. तो redundancy को remove करना view integration कहलाता है। तो जब आप देखेंगे कि फलां टेबल में भी एक रिलेशन बना हुआ है, वही रिलेशन यहाँ भी बना हुआ है, तो आप जो डुप्लीकेट रिलेशन है उसको जब रिमूव करेंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्यू इंटीग्रेशन, और इससे रिडंडेंसी या डेटा डुप्लीकेशन ख़त्म होती है और स्पेस एफिशिएंसी अचीव की जाती है। तो डेटा रिडंडेंसी बहरहाल एक फैक्टर है जिसको डेटा नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए हम दूर करते हैं। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए डेटा रिडंडेंसी को भी रिमूव किया जाता है। और फिर आपके पास है नॉर्मलाइज द रिलेशंस, यानी जब आपने रिलेशंस को मर्ज कर दिया तो अब आप उनको नॉर्मलाइज करेंगे। द रिलेशन दैट आर क्रिएटेड इन स्टेप 1 and 2 मे हैव unnecessary redundancy and may be subject to anomalies. Anomalies mean errors when they updated. Normalization is the process that refines the relations to avoid these problems. Normalization will be discussed in chapter number 4 में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये 4 स्टेजेस से गुजार के आप कंसेप्चुअल लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है उसको फर्निश करते हैं। नंबर 1 रिप्रेजेंट एंटिटीज, नंबर 2 रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, नंबर 3 मर्ज रिलेशंस, एंड नंबर 4 नॉर्मलाइज द रिलेशंस। तो इस तरीके से ये आपका लेक्चर जो है कंक्लूड होता है। मेरा नंबर आपके सामने है 030066285696। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।